ये तो क्या कर सकते हैं। हाँ, घर ऑफिस। हाँ। हाय मिस्टर धीरज, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। कौन से पेज से चालू करना है अपने को? कौन सा? 1.35। खत्म हो जाएगा ना आज चैप्टर? नहीं, कल होगा शायद। ओके। और उधर वो चार्जेस, वो आज हो जाएगा ना? आज ही हो जाएगा आई गेस। चार्जेस खत्म करने के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। और नया चैप्टर चालू करने के बाद फिर 3 चैप्टर जैसे हो जाएंगे, फिर एक रिवीजन क्लास रखेंगे जिसमें पूरे तीनों चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। एक क्लास में तीनों चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। फाइन, चलो। कहाँ से चालू करना है अपने को? मॉनिटरिंग से चालू करना है। मॉनिटरिंग पूरा हो गया था या हुआ ही नहीं था? स्टार्ट ही नहीं करा था क्या? ठीक है। हम्म। मैं देख रहा था वो ऐसे 210 आ रहे हैं ना इसके साथ आपका। अच्छा, ऐसे इस ना 50% से ज़्यादा ऐसे इस आपके चैप्टर के अंदर ही आ जाएंगे। जो अपन जो 26 ऐसे देख रहे हैं ना, 26 स्टैंडर्ड्स, और एक 27th SQC, क्योंकि SQC 1 तो अपने आप ही आ गया बीच बीच में। ठीक है, कहीं भी क्रॉप अप हो जाता है वो तो। ठीक है, इट्स लाइक सही पॉपअप टेक्नोलॉजी है उसकी कहीं भी प्रकट हो जाएगा SQC 1 अच्छा, स्पेशली इन चैप्टर्स में ज़्यादा लगता है जहाँ पे फर्म की बात होती है, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करना चाहता है ना हमेशा, इसलिए वो इनिशियल चैप्टर्स में ज़्यादा आता है। ओके, जहाँ पे भी फर्म का जिक्र आएगा, ठीक है, फर्म की क्वालिटी आ जाएगी, वहां पे SQC 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ आ गई बात? बरोबर। आगे देखें, चालू करें अपन। चलिए, तो चालू करते हैं अपन मॉनिटरिंग। क्या टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन? मॉनिटरिंग चालू कर रहे हैं। अब ये मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग क्या बोलना चाहता है? यार एक बात बताओ मुझे कि सिंपल सी बात है, एक किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टैब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देना ही बहुत होता है, या एम्प्लॉयज काम कैसा कर रहे हैं इसको भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है? पक्का? इसी को शायद मॉनिटरिंग कहते हैं। ऑडिट स्टाफ को हमने यहाँ पे काम समझा दिया, तरीका बता दिया। सिर्फ ये बात, काम समझाना, तरीका बताना ही सफिशिएंट है, या उनके काम को चेक करना भी इंपॉर्टेंट है? चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। The firm should establish policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that the policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively, and complied with practice. Such policies and procedure should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's system of quality control, including a periodic inspection of selection of a selection of completed engagements. अब मेरी बात समझना, यहाँ पे समझ आया क्या हुआ? कि भाई, अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, कीप एवरीथिंग असाइड। BST याद है? BST में प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट थे, ठीक है? नहीं, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट के वो होते हैं ना प्रोसेस, 5। ठीक है, क्या क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
ठीक है, यही होता है, बरोबर, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? एक कंपनी के ऊपर, एक कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे जो अपन ऑडिट पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली अपन थोड़ा सा किसको प्रेफरेंस देते हुए चल रहे हैं? बिग फोर्स को, बिग फोर्स को। अब ये बिग फोर्स क्या है? ये भी तो कंपनीज ही है, यस और नो? इनका काम क्या है? ऑडिट करना। तो इनकी जो प्लानिंग होगी वो ऑडिट की होगी, इनके जो रिसोर्सेज होंगे वो ऑडिट के लिए होंगे, इनको जो लोग चाहिए वो ऑडिट के लिए चाहिए, इनको जो काम बताना है वो ऑडिट के लिए बताना है, और क्या ये ऑडिट ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसको चेक करना है, यस और नो? तो हम लोगों ने टॉपिक चालू करा एक तरीके से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बाद हमने देखा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्टाफिंग, यस और नो? इट इज लाइक स्टाफिंग। कनेक्टिविटी आई, अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अपन किससे कर सकते हैं? डायरेक्टिंग। आ गया समझ में? समवेयर रिलेटेड टू योर डायरेक्टिंग। मॉनिटरिंग तो आ गया अपना, कंट्रोलिंग समझ आ गया? अच्छा, याद है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है आपकी बीएसटी के अंदर, मैनेजर की, याद है? तो वो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। बाकी तो ठीक है, जनरल बातें हैं, मतलब नहीं। अब हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट मॉनिटरिंग, हम लोग मॉनिटरिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्या बोल रहा है मॉनिटरिंग के लेके? इसको छोड़ो एक बार, पहले यहां पे आ जाओ। मॉनिटरिंग क्या है बाद में देखेंगे। पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोल, सिंपल। द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लाइंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, क्या लिखा है इसमें? द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लाइंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इज टू प्रोवाइड एन एवेल्युएशन ऑफ, कि आप ये मॉनिटरिंग क्यों करते हो, क्या पर्पस है मॉनिटरिंग के पीछे, क्यों करवाना चाहते हो मॉनिटरिंग? क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कंप्लाइंस होने चाहिए। अब क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि हमने क्वालिटी कंट्रोल, क्या आप अज्यूम करोगे आंखें बंद करके हाँ क्वालिटी कंट्रोल के लिए करना है? नहीं, हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑलरेडी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना रखे, सिंपल भाई। हमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑलरेडी क्या बना रखे हैं? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो अगर आपने वो पॉलिसीज और प्रोसीजर को कंप्लाई करा, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? दैट मीन्स आप, ठीक है, काम कर रहे हो ढंग से। और इसी चीज को चेक करने को कहते हैं मॉनिटरिंग भाई। इसी चीज को चेक करने को तो मॉनिटरिंग कहते हैं, कि क्या आपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को कंप्लायंस किया है कि नहीं किया। तो कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को कंप्लाई किया है कि नहीं किया, ये मुझे चेक करना है, और इसी को मैं क्या कहता हूं? मॉनिटरिंग कहता हूं। आगे बात समझ में? अभी इसको किसी को डाउट है? आगे बात समझ में? सिंपल सी बात है। तो फर्म क्या करेगी? प्लान करेगी। क्या क्या बनाएंगे? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे लोग, ठीक है, ऑडिट कैसे करनी है। उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, बनाई हुई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस चीज को चेक करने को मॉनिटरिंग कहते हैं। नजर रखना, आई एम कीपिंग आईज ऑन यू, समझ रहा है? मॉनिटरिंग, नजर रखिए मैंने आप लोगों पे। क्लियर हुआ? यस और नो? अब ये कैसे करेंगे? इसके लिए इवैल्यूएशन करना पड़ेगा।
क्या क्या इवैल्यूएट करना है कि जहां जहां पे हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एप्लीकेबल है उन्हीं को तो जाके चेक करेंगे। जहां जहां पे हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एप्लीकेबल है या जो जो हमारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं उन्हीं को तो जाके चेक करना है। भाई हमने आपको काम दिया, जैसे कि आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो क्या आपने उसको फॉलो किया? इसका मैं इवैल्यूएशन करूंगा, इसका मैं इवैल्यूएशन करूंगा। ओके भाई, मैंने क्या किया, जैसे एग्जांपल देता हूं मैंने मेरे एम्प्लॉयज को काम दिया कोई। अब मैंने जो मेरे एम्प्लॉयज को काम दिया है, मैं वो जाके काम चेक करूंगा ना कि उसने काम किया है कि नहीं किया है, तो उसी काम को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना के दे दिए कि भाई ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ऑडिट करने के। ऑडिट करने की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या क्या है? ऑडिट करने की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं कि आपको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। देखिए यहां पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। हाउ एंगेजमेंट, अब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए कि किस तरीके से उनको ब्रीफ करा जाएगा उनका काम, कि आपको कंप्लाई करना है और एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को। आपको क्या करना है? सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग, कोचिंग के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। काम को कैसे रिव्यू करना है इसके लिए प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपका जो भी आप काम करो उसका एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इसको क्या करा जाएगा? इसके लिए प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और सारे के सारे प्लान्स एंड प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए? करंट होने चाहिए, मतलब ठीक है, जो भी अभी करंट एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से होने चाहिए, आउटडेटेड नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। पुराने हैं तो उसको अपडेट कर दो। अब यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है कि भाई आपने प्लान्स एंड पॉलिसीज बना दी है, अब हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, एडहेरेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई विद किया है कि नहीं किया। अगर आपने इसको कंप्लाई विद किया है, इसका मतलब आपने क्या करा है? इसका मतलब आपने कंप्लाइंस किया है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को, ठीक है। ये मैंने पहला काम चेक कर लिया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। दूसरा बोलता है कि वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन्ड एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, या क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम हमने बनाया है वो इफेक्टिवली डिजाइन हुआ है, क्या इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है, मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। वेदर दी फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, तो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुई है। अगर अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुई है तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो पाएगी। ठीक है। अगर फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया गया है, ठीक है, सो दैट रिपोर्ट्स दैट आर इशूड बाय द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर्स आर अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर आपने हमारी बनाई हुई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया है तो आपने जो रिपोर्ट करी है ना, वो आपकी रिपोर्ट क्या होगी? एप्रोप्रिएट होगी। अब देखो, इसको समझो एक बार, सुनो। एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी आप लोग के कोर्स में नहीं आएगा बट फ्यूचर में आपके कोर्स में आएगा, फाइनल में। उसको कहते हैं अपन पीयर रिव्यू। क्या कहते हैं? पीयर रिव्यू। पीयर क्या होता है? क्या? रैंक्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अच्छा, सेम टीम में होते हैं, हाँ जी। हाँ, पीयर प्रेशर वाला पीयर है, तो उसमें से प्रेशर हटा दो तो जो पीयर है वही पीयर है। इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस। नहीं 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 नहीं, पीयर प्रेशर आपने सही बताया, ठीक है, बट वो चीज नहीं। हाँ जी। और कोई कुछ और बताना चाहता है या मैं इसके आंसर को लॉक कर दूं? शी इज लाइक, हाँ कर दो कर दो जल्दी करो
ठीक है, इसके चक्कर में हम सबके ऊपर प्रेशर आ गया कि इसने आंसर कर दिया, तो हम लोग आंसर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम भी तो सेम क्लास में ही हैं। जैसे ये यहां पे ऑडिट पढ़ रही है इंटरमीडिएट के अंदर, तो हम सब भी तो ऑडिट ही पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट के अंदर। अभी हम सब भी तो सेम रैंक पे ही हैं अभी। तो इसी को पीयर कहते हैं। पर्सन्स ऑफ सेम लेवल्स आर कॉल्ड एज पीयर्स। समझ आई बात? ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पीयर्स टू ईच अदर। कंपनी में काम करने वाले कलीग्स आर पीयर्स टू ईच अदर। समझ आया? तो इसको क्या कहते हैं? पीयर। पीयर रिव्यू मतलब सेम रैंक वाले लोग आपके काम को रिव्यू करेंगे। तो क्या होता है, जो जिनकी सीए फर्म को 10 साल से ज्यादा हो जाते हैं, जिनकी सीए फर्म को 10 साल से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो पीयर रिव्यू चालू करवा देता है सीए इंस्टीट्यूट। आईसीएआई का एक प्रोविजन है, आईसीएआई क्या करता है? पीयर रिव्यू चालू करवा चुका है। क्या करवा चुका है? पीयर रिव्यू चालू करवा चुका है। अब वो चैप्टर अपने नहीं है, बट कोई बात नहीं। पीयर रिव्यू के अंदर क्या होता है, जो आपके पर्सन्स ऑफ सेम रैंकिंग, मतलब ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम चेक करते हैं। मतलब जैसे हमारी फर्म को मान लो 5 साल हुए हैं, तो हमारे पास लेटर आया इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ये 3 फर्म के नाम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तीनों में से किसी को भी एक को अपॉइंट कर लो, और ये आके आपका क्या करेंगे? पीयर रिव्यू, मतलब आपके काम को चेक करेंगे कि आप किस तरीके से काम करते हो। क्या आपके पास क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हैं? क्या आपकी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं? अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना ही सफिशिएंट नहीं है। क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या वो ऑपरेशनलाइज हैं? क्या वो ऑपरेशंस में है? मैंने कहा कैसे चेक करेंगे? बोले कुछ नहीं, आपके आके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो आपने पुरानी ऑडिट्स करी है उनके डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे। क्या आपने सारी कंपनीज की ऑडिट एप्रोप्रिएटली प्लान्स के हिसाब से करी है? आपने जब ऑडिट करी होगी तो आपने एप्रोप्रिएट प्लान्स बनाए होंगे ना ऑडिट करते टाइम पे, या नहीं बनाए? बनाए होंगे ना आपने। ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट करा होगा, स्टाफ को अपॉइंट करा होगा, प्रॉपर तरीके से ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे होंगे, लॉ की रिक्वायरमेंट्स को उसमें नोट करा होगा, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में मेंशन कर रखा होगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो आप ही की प्रॉपर्टी है ना, वो तो आपको रखने चाहिए ना, आपने रखे होंगे, है ना। ऑडिट एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए होंगे, और उन एविडेंसेस के बेसिस पे आपने अपनी रिपोर्ट बनाई होगी, बनाई है ना। तो बस वही चेक करने आ रहे हैं। सीनियर ऑडिटर्स आप ही के पीयर्स है, सेम लेवल के, आप भी सीए वो भी सीए, और वही आके आपका काम करेंगे, चेक करेंगे। बोलो किसको अपॉइंट करना है? मैंने कहा इसको भेज दो। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसे? पीयर रिव्यू। आ गया समझ में? ठीक है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। हाँ मतलब बेसिक रेम्यूनरेशन मिलता है, हम नहीं देंगे, कंपलसरी होता है ये। ठीक है, बोलो। ये कुछ नहीं, समाज सेवा ही है। इंस्टीट्यूट ने बोल दिया तो उनके ऊपर कौन है? बस। आएगी नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गया? जल्दी बताइए। ओके भाई, तो अब आपको ये समझ आया, पीयर रिव्यू इज अ टेक्निक ऑफ मॉनिटरिंग। पीयर रिव्यू इज व्हाट? इट इज अ टेक्निक ऑफ मॉनिटरिंग द जूनियर फर्म्स, कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसी तरीके से जैसे अपना पीयर रिव्यू होता है, वैसे ही प्लान्स एंड पॉलिसीज को कंपनी ढंग से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, जो फर्म है वो ढंग से अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। इस चीज को चेक करने को भी हम क्या कहते हैं? पीयर रिव्यू कहते हैं, वो सॉरी मॉनिटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉनिटरिंग कहते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए आपको पता होना चाहिए पहले प्लान्स एंड पॉलिसीज, कि एंटिटी को क्या बनाना जरूरी है। ठीक है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और उस प्लान्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से ही क्या होगा? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आएगी। क्या आएगी? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आएगी। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से ही, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से ही आपको क्या करने पड़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपको क्या करना है? प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपको क्या बनाने हैं? प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं। तो प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग तरीके से,
फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब काम करने के लिए अलग तरीके से प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे। और आपने जो काम किया है पूरा का पूरा ऑडिट करके आए हो आप, वो क्या अपने प्लान्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से किया है, इस चीज को इवैल्यूएट करने को क्या कहते हैं अपन? मॉनिटरिंग कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो फर्म शुड एस्टैब्लिश प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइडेड विद रीजनेबल एश्योरेंस। क्या ऐसी इस तरीके की प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे अपन? ठीक है, डिजाइन टू प्रोवाइडेड विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद द प्रैक्टिस। मतलब कि हमारी बनाई हुई प्लान्स एंड प्रोसीजर्स को आपने, जो फर्म है, उसने ढंग से कंप्लाई किया है, इसको चेक करने के लिए भी एक प्लान एंड प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। समझ आया क्या? ये बता दो, या ऐसे उड़ गए इसमें? ये बात समझ आई या नहीं आई? अरे भाई, मॉनिटरिंग करने के लिए प्लान्स एंड प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कि आपने जो काम किया है क्या वो प्लान्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से किया है, इस चीज को चेक करने के लिए, ठीक है, हमने मॉनिटरिंग के लिए प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाए। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये बोलता है कि एक फर्म को क्या करना है, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइडेड विद रीजनेबल एश्योरेंस। एक रीजनेबल एश्योरेंस मिलना चाहिए, एब्सोल्यूट तो मिल नहीं सकता, 100% चेकिंग तो पॉसिबल नहीं है। दैट दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू दी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, क्या वो एडिक्वेट है, रेलेवेंट है, क्या वो ऑपरेट कर रही है इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद दी प्रैक्टिस। Such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm system of quality control। एक ऐसा सिस्टम और प्रोसीजर बनाया जाएगा, ऐसा इंक्लूड करा जाएगा जहां पे ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल बाद उठा के चेक कर रहे हैं, नहीं, अभी के अभी आपने ऑडिट करी यहां से, ठीक है, और उस ऑडिट करी हुई ऑडिट को मान लो किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या कर लिया, एक बार चेक कर लिया। समझ आया? और इसने जो ऑडिट करी है उसको इसने चेक कर लिया, मान लो, ठीक है, किसी और ऑडिटर ने इसके काम को चेक कर लिया, इसने और इसने इस किसी और के काम को चेक कर लिया। इस तरीके से प्रोसीजर बनाया जाएगा जहां पे एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक कर ले, दूसरे का काम तीसरा पर्सन चेक कर ले, तीसरे का काम चौथा पर्सन चेक कर ले। एक ऑनगोइंग प्रोसीजर बनाया जाएगा ताकि किसी का काम भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और दूसरा पर्सन काम को चेक भी कर लेगा। इंक्लूडिंग अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ अ सेलेक्टेड कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स। और इसके लिए टाइम टू टाइम हम क्या करवाते रहेंगे, टाइम टू टाइम हम, ठीक है, सेलेक्टेड, ठीक है, कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स जो है ना, कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स मतलब जिनकी ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, इनकी ऑडिट हो गई, इनकी ऑडिट हो गई, इनकी ऑडिट हो गई, उन चीजों का अपन क्या करते रहेंगे, यहाँ पे एक बार वेरीफाई करवाते रहेंगे। समझ आ गया कि भाई इनका क्वालिटी कंट्रोल ठीक था कि नहीं था? तो जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स है उनको हम यहाँ पे क्या करवाते रहेंगे, चेक करवाते रहेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके का आपको क्या करना है, ठीक है, एक कुछ इस तरीके की प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इस तरीके के आपको बनाने हैं ताकि टाइम टू टाइम आप क्या कर सको, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस को वेरीफाई कर सको। क्लियर हो गया अभी? बोलो, तो क्या बोलता है ये, द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग compliances with quality control policies and procedures to provide an evaluation of। ये क्या बोलता है, क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो मॉनिटरिंग? तो मॉनिटरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को आपने कंप्लाई विद किया था, ठीक है, एंड प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन ऑफ, और हम इवैल्यूएट कर सके 3 चीजें। क्या क्या इवैल्यूएट कर सकें कि क्या आपने एडहेरेंस किया है, एडहेरेंस मतलब फॉलो किया है, कंप्लाई विद किया है आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को। सीधी सी बात है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसी को फॉलो नहीं करा तो ऑडिट ही खराब हो गई। क्वालिटी कंट्रोल क्या तेल लेने, वो बाद में बात करेंगे, पहले लॉ की रिक्वायरमेंट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट तो देख लिया ना भाई। तुमने इसी को चेक नहीं करा तो फिर तो क्या डिग्री चली जाएगी भाई चलो कोई बात नहीं, 10 की जगह तुमने 8 चीजें देख ली, माना कि तुमने ज्यादा ओवर सैंपलिंग कर दी, मैं वो भी चल जाए। इतना तो नहीं होना चाहिए कि तुमने लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाइंस नहीं करा, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट कंपनी ने फॉलो नहीं करी थी, तुमने वो तक नहीं देखा। समझ रहे हो भाई? कंपनी ने, फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है उसे 30 डेज में चार्ज क्रिएट करना होता है,
लॉ में है ऐसा एक प्रोविजन की, कंपनी जो भी लोन लेगी 30 दिन के अंदर उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए। 30 दिन के बाद 30 दिन का डीले चल सकता है और उसके बाद 60 दिन का डीले चल सकता है। अब ऑडिटर जब आएगा ऑडिट करने के लिए तो ऑडिटर को ये प्रोविजन पता होना चाहिए। अब ऑडिटर भाई साहब आए, ऑडिटर ने देखा कि कंपनी ने इमीडिएट या कुछ दिन पहले लोन लिया है, कुछ टाइम पहले कंपनी ने लोन लिया है, तो इस लोन के ऊपर कंपनी ने, ये सिक्योर्ड लोन है, तो क्या ऑडिटर को यहां पे चेक करना चाहिए कि कंपनी ने इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज क्रिएट करा है कि नहीं करा? यह ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि नहीं है? चार्ज का मतलब हो गया कि अगर सिक्योर्ड लोन है तो इसके ऊपर सिक्योरिटी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई है, मतलब सिक्योरिटी जो है वो आरओसी को पता है कि नहीं पता कि ये सिक्योर्ड है कि नहीं है। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो ये है लीगल रिक्वायरमेंट कि ऑडिटर जाके चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को मतलब नहीं है कि सिक्योर्ड है कि नहीं है, आप कैसा भी लोन लो, लोन नहीं लो, बट अगर वो सिक्योर्ड है तो सच में सिक्योर्ड है क्या? आपने कहा सिक्योर्ड लोन है तो मैं चेक करूंगा कि सिक्योर्ड है कि नहीं है, चेक करूंगा इसकी रिक्वायरमेंट। ये ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है जहां पे ऑडिटर को जाके चेक करके आना है कि सच में सिक्योर्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए ऑडिटर को ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑडिटर सीधे आरओसी की वेबसाइट देख सकता है, कंपनी से डॉक्यूमेंटेशन मांग सकता है। समझ आया? तो बड़ा आसान है इसे वेरीफाई करना, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी वेरीफाई करने में। तो भाई साहब वेरीफाई किया कि नहीं किया ये चीज आप चेक करोगे कि नहीं करोगे, बता दो। तो लीगल रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं, समझ गए? दूसरा, हम लोग मॉनिटर करेंगे इस चीज को कि भाई जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है ना हमारी एंटिटी का, हमारी फर्म का, हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइंड एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, क्या प्रॉपर तरीके से बनाया है कि इंप्लीमेंट करा है कि नहीं करा। अगर कमी लग रही है तो अपडेट कर लो भाई, ठीक है, क्या कर लो, अपडेट कर लो, क्योंकि आप ही ने बोला है क्या कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो क्या होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए, ठीक है, हर बार चेंज होती रहनी चाहिए टाइम के हिसाब से। तो आप इसको चेक कर लो कि क्या ये अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है, क्या ये अप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंटेड है, या फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। भाई अभी के हिसाब से क्या अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है, टाइम चेंज हो गया और आईटी ने डेवलपमेंट दिखा दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग जो फिजिकल बुक्स देखते थे वो और कम हो गया। तो अब हमें क्या करना है, आईटी ऑडिट के लिए, जो आईटी ऑडिट मतलब इनकम टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट की बात कर रहा हूं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट मतलब जितनी भी आजकल ऑडिट्स हो गई, पहले तो क्या होता था, बही खाते मिलते थे, बही खाते मिलते थे, अपन बुक्स को चेक करते थे, टैली वगैरह होता था, प्रिंट निकाल देते थे, उसको चेक कर लेते थे। अब ये थोड़ा सा क्या है, चेंज होने लग गया। आजकल फिजिकल वाउचर्स नहीं बनाती कंपनी, ऑनलाइन वाउचर्स बना रही है, मान लो फिजिकल बुक्स मेंटेन करना ही कंपनी ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया। फिर क्या करेंगे उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में हमें सॉफ्टवेयर अप्लाई करके ऑडिट करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, जैसे अपन लेट्स से शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप की ऑडिट कैसे होती होगी? क्या ऑडिटर क्या करता है, एक एक ट्रांजैक्शन के बिल चेक करेगा? नहीं भाई, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइंड है। तो जो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं उसको रन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रन करवाना पड़ता है। तो इनके मास्टर कंप्यूटर के अंदर, मास्टर कंप्यूटर जिसमें सारा डेटा होता है, एक्चुअली इनके सारे कंप्यूटर्स आपस में सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। ऑल दी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दी सर्वर्स। तो जो मास्टर कंप्यूटर होता है, जो सर्वर से मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कनेक्टेड है, ठीक है, जहां से बाकी सब जा रहे हैं सिस्टम्स, ठीक है, उस कंप्यूटर पे हमें एक सॉफ्टवेयर को रन करवाना पड़ेगा। वो जैसे ही हम सॉफ्टवेयर रन करवाएंगे तो अप्रैल 1 जो आपका ईयर बिगिन हुआ है से लेकर 31 मार्च ऑफ द ईयर एंड, 31 मार्च जो है ईयर का, ठीक है, तब तक के जितने वाउचर्स है वो डेट लॉक कर देंगे अपन, और तब तक के जितने भी वाउचर्स हैं, जितने भी बिल्स बने हैं सेल्स के, ठीक है, उनका अपन क्या करेंगे, उस पर अपन वो सॉफ्टवेयर रन कर देंगे। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के बीच में जितने भी आपके बिल्स हैं वो सारे के सारे बिल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। अब ये जो रिपोर्ट चलेगी ये कुछ घंटों में काम हो जाता है। अब ये जो रिपोर्ट चलेगी डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर, कम ट्रांजैक्शंस हो तो कम टाइम लगेगा, ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो तो ज्यादा लगेगा, करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो तो 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट आ जाती है अपने पास रिपोर्ट आ जाएगी। क्या रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट। सुनो, एक बार रिपोर्ट आएगी इस तरीके की जिसके अंदर बताएगा टोटल वाउचर्स कितने थे, टोटल बिल्स कितने बने हैं, ठीक है, टोटल बिल्स कितने बने हैं, उसमें से बिल्स कौन से बिल से लेकर कौन से बिल तक का बिल मिसिंग है, कौन से बिल से लेकर कौन से तक का बिल मिसिंग है। ओके, टोटल जो बिल बने हैं उसका अमाउंट क्या है, तो ये सेल्स का अमाउंट आ गया, ठीक है, कौन से बिल की डुप्लीकेसी है ये आ जाएगा, ठीक है, कौन से बिल मिसिंग है ये तो आ ही गया, और कौन से बिल डुप्लीकेट है ये आ जाएगा। वैसे हालांकि इस तरीके की ग्लिच नहीं आते, ठीक है, बट फिर भी आ सकते हैं। अच्छा, कुछ बिल्स मिसिंग है तो उसके ऊपर क्या हुआ है, रिफंड हुआ था। तो उन्होंने बताया था ये जो बिल्स थे ये कैंसल्ड बिल्स हैं क्योंकि कस्टमर ने गलत बनवा लिया था, या कस्टमर ने बिल बनवा लिया था, ठीक है, हमने बिल बना दिया था बट उसका पेमेंट नहीं हो पाया था, मान लो, ठीक है, जैसे कि एंट्री नहीं हो पाई थी, कार्ड उसका डिनाइड हो गया था, या उसका पेटीएम काम नहीं कर रहा था, या उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था।
तो हमें इमीडिएटली बिल को कैंसिल करना पड़ा। तो आप कैंसिल करके इसको एकदम से जीरो नहीं कर सकते थे, हमें ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो वो स्क्रैप में डाल रखे हैं या अलग फोल्डर में डाल रखे हैं, ये बिल्स हमने कैंसिल करें, तो वो सारी की सारी डिटेल आ जाएगी उसकी। समझ आ गया क्या? तो सॉफ्टवेयर रन करवाते ही क्या है, सारी की सारी डिटेल्स आ जाती है। ये किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या कर देता है, काम कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात बताओ, क्या अब हमें अब के हिसाब से वो नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? समझ आया? तो वेदर दी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को आपने एप्रोप्रिएटली डिजाइन किया है कि नहीं किया, क्या इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट किया है कि नहीं किया? समझ आ गया? तो एप्रोप्रिएट डिजाइनिंग ऑफ, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड एप्रोप्रिएट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे, और अगर चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर देंगे। क्लियर हो गया? Whether the quality control policies and procedures have been appropriately applied so that reports that are issued by the firm or engagement partners are appropriate. अब ये ऊपर वाला पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ में सेम ही है। ऊपर क्या लिखा है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, और नीचे भी यही लिखा हुआ है, हैव बीन एप्रोप्रिएटली अप्लाइड। बस फर्क ये है, ऊपर वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? ऊपर वाला बोल रहा है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एप्रोप्रिएटली और अप्लाइड हुआ, एप्रोप्रिएटली अप्लाई डिजाइन हुआ। सबसे पहले तो ये डिजाइन की बात कर रहा है, देखना, ये डिजाइन की बात कर रहे हैं कि ढंग से बनाया और ढंग से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ। नीचे वाला बोल रहा है क्योंकि आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और पॉलिसी जो है इफेक्टिवली अप्लाइड हो चुकी है, तो क्या वो रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, एंगेजमेंट पार्टनर्स को, इस तरीके की जो कि हर कंडीशन में एप्रोप्रिएट है। मतलब जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है ना, जो भी आपने ऑडिट रिपोर्ट यहां पे दी है, ठीक है, जो भी आपने रिपोर्ट दी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है फर्म ने क्लाइंट्स को, किसको? क्लाइंट्स को। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी के हिसाब से तो वो ठीक है, बट बाद में जब हम नई पॉलिसीज बना लेंगे तो उसके हिसाब से ये ऑडिट रिपोर्ट खराब हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो रहा ना भाई, ऐसा तो नहीं होगा। अभी के हिसाब से और फ्यूचर के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी ये क्या होनी चाहिए, हर सर्कमस्टेंसेस में आपकी ऑडिट रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब आज मैं किसी कंपनी की ऑडिट करके आया, जिन प्लान्स एंड पॉलिसीज के हिसाब से मैंने ऑडिट करी है उसके हिसाब से ये रही रिपोर्ट। बाद में हमें लगा कि प्लान्स एंड पॉलिसीज में खराबी थी, हमें कुछ नए प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए ऑडिट करने के। अगर मैं नए प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बना के ऑडिट करता तो रिपोर्ट शायद कुछ अलग आती। तो ये नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? अगर आपने जिस पॉलिसी को बना के, जिस प्लान और प्रोसीजर को बना के इंप्लीमेंट करके जो आपने ऑडिट करी है, उस ऑडिट रिपोर्ट हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। इस तरीके के प्लान्स एंड प्रोसीजर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? अप्लाई करने पड़ेंगे। इतने स्ट्रिक्ट प्लान्स एंड प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करने हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। 50 साल पहले की भी अगर कोई ऑडिट रही होगी तो उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वो रिपोर्ट एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और अगर आज भी हम उसी कंपनी की ऑडिट करें, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, तो भी वो रिपोर्ट गलत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन? ये बोलना चाहता है ये। तो पहले पॉइंट पे तो किसके लिए बात कर रहा है? प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा बोलता है कि क्या आपने क्वालिटी कंट्रोल हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिजाइंड, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एप्रोप्रिएटली डिजाइन हुई है और एप्रोप्रिएटली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई है। क्वालिटी, तीसरा बोलता है क्योंकि अगर वेदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी इफेक्टिवली अप्लाइड हो चुकी है तो क्या वो इस तरीके की रिपोर्ट देता है जो हर सर्कमस्टेंसेस में सेम रहेगी। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या हो गए? कनेक्शन दिखाना। इस तरीके का आपके पास क्या होना चाहिए? मॉनिटरिंग कंप्लाइंस, जो ऑडिटर को इन तीन बातों के लिए क्या कर सके? अश्योरेंस दे सके कि तुम चिंता मत करो, ये सब ठीक है। समझ आ गया? फॉलो अप बाय एप्रोप्रिएट फर्म पर्सनल। एप्रोप्रिएट फर्म पर्सनल क्या करेगा? इसको फॉलो अप करेगा, चेक करेगा। जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है, सीनियर जो मैनेजर है, वो इस चीज को क्या करता रहेगा? टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा, सो दैट नेसेसरी मॉडिफिकेशंस आर प्रॉम्प्टली मेड टू द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ताकि नेसेसरी मॉडिफिकेशन जो है वो इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली क्या कर सके? हम अप्लाई कर सकें। समझ आ गया? कहीं भी उसको कमी लगेगी ये नई पॉलिसी बना देगा, कहीं भी उसे कहीं भी दिक्कत आई नया प्रोसीजर तैयार कर देगा।
पॉलिसी बना दी कि आपको ये काम करना है, प्रोसीजर बना दिया इस तरीके से काम करना है, खत्म बात। आई बात समझ में? नहीं आई? डन, ठीक है भाई। अब डिसाइड करेंगे प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट के लिए ऐसे कौन से एप्लीकेबल है? 210 याद है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले, कोई भी सामान खरीदने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं। रिसेंट में किस किस ने गाड़ी खरीदी या घर खरीदा है? रिसेंट मतलब 2-3 साल, 4 साल ले लो, एक काफी लोग हैं। क्या करा है? गाड़ी खरीदी है। कौन सी खरीदी है बता सकते हो? XUV 700 अभी रिसेंट में खरीदी आपने। क्यों खरीदी? 7 सीटर थी, रिक्वायरमेंट्स थी 7 सीटर की, दिखने में अच्छी है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी? शानदार परफॉर्मेंस है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, देखते हुए खरीदी है सब कुछ। यस, MG हेक्टर खरीदी। क्यों? इंटीरियर अच्छा है, ठीक है, और लुक वाइज भी अच्छी दिखती है, कंफर्टेबल भी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी मल्टी फीचर्स मिल जाते हैं, एडवांस कार है काफ़ी, ठीक है। कोई बात नहीं। और यस, अर्टिगा खरीदी है क्योंकि 7 सीटर है, फैमिली बजट के हिसाब से ठीक है, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ठीक है, फैमिली को अगर एक साथ जाना हो तो सामान भी खूब लोड कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अ फैमिली कार, खूब सामान आ जाएगा। और स्मार्ट हाइब्रिड भी है तो पेट्रोल भी कम लेगी, ये अलग बढ़िया बात। और बाइक खरीदी आपने, आपने पर्सनल, आपने अच्छा अरे यार वो फिर नहीं, ठीक है। और कोई? चलो स्टाफ के लिए भी खरीदी है बाइक, तो स्टाफ के लिए कौन सी खरीदी? स्प्लेंडर। अब देखो, क्योंकि स्टाफ के लिए खरीदनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई बहुत महंगी सी बाइक तो खरीदेंगे नहीं, ठीक है, कि अच्छा स्टाफ को बोल रहा है अच्छा कौन सी बाइक लेगा, सब वो बुल्ट दिला दो, बुल्ट। मैं खुद पैशन चलाता हूँ, तेरे को बुल्ट दिला दूँ? कुछ भी, ठीक है। बोले तो नहीं, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे है ना। तो हमें सोच समझ के उसको बाइक दिलानी है। कैसी बाइक दिलानी है उसे? स्टाफ को एक ऐसी बाइक दिलाएंगे अपन, ठीक है, जो क्या करेगी, जिसका जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो कम हो, सस्ती भी पड़े, पेट्रोल कंजम्पशन भी कम हो, लॉन्ग टर्म देखते हुए कि लंबी चले। अब हीरो से ज्यादा किसकी बाइक चल सकती है? किसी की नहीं, तो लंबी चले बाइक, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो, कम EMIs देनी पड़े हम लोग को, ठीक है, ज्यादा तेज भागे नहीं तो रिस्क कम रहती है इसमें, ठीक है, सामान वामान भी ला सके, जैसे उसकी टंकी ऐसे नॉर्मल रहती है, आगे सामान रख के लेके आ सकता है, ठीक है, पीछे सामान रख के लेके आ सकता है, समझ रहे हो ना। वही यहीं पे कोई अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक हो तो वहीं पे क्या हो जाएगा? यू विल बी लाइंग दिस, सामान कैसे रखोगे? पीछे की सीट ऑलरेडी इतनी ऊपर है, सामान कैसे रखोगे? ठीक है। सीधी सी बात है भाई। अगर जोमेटो वाला भी ऐसे बाइक लेके आए, इमेजिन करो, वो सारा सामान पता लगे पिज्जा लेके आ रहा है, यूं लेके आ रहा है पिज्जा, बोले भाई पिज्जा कहाँ गया? ओहो उल्टा गया। भाई तो चिपक गया भाई। कैसे खाए? या एक जगह यूं स्क्रैम्बल हो गया आगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट गुड एक्सपीरियंस। तो आपने सोचा कि ये सब होना चाहिए, समझ रहे हो क्या? यस और नो? इसी तरीके से इंसान जब शादी करता है तो ऐसी शादी कर लेता है क्या वो? नहीं ना। प्री कंडीशंस होती है कि नहीं होती उसकी? तो जब गाड़ी खरीदने से पहले हमारी प्री कंडीशंस होती है, घर खरीदने से पहले हमारी प्री कंडीशंस होती है, ठीक है, शादी से पहले प्री कंडीशंस होती है, सबकी अपनी अपनी प्री कंडीशंस है, समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा बाइक खरीदने से पहले अगर एम्प्लॉय के लिए भी प्री कंडीशंस है, तो ऑडिट करने से पहले प्री कंडीशंस क्यों नहीं होगी भाई? ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे क्या? प्री कंडीशंस तो डिसाइड करनी पड़ेगी। कंपनी आई सर ऑडिट करवा, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, ऐसे कैसे आ जाओ भाई? रुको, सामने बैठो, अब मेरे को ये कंडीशंस बताओ कि ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। प्रॉपर बुक्स मेंटेन करे तुमने? हाँ। ठीक है, लॉ की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करिए तुमने? बोले हाँ।
ये करा है, बोले हाँ, वो करा है, बोले हाँ। जब व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द प्री कंडीशंस, जब प्री कंडीशंस के जाल से आप निकल गए, तो फिर आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो देयर आर सर्टेन प्री कंडीशंस, समझ रहे हो? और प्री कंडीशंस डिसाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बाद में क्या हो सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। भाई आपको फ्लैट लेना है, आपको घर लेना है, तो आप पहले ही सारी की सारी कंडीशंस चेक करके लोगे ना। भाई घर लेना है मेरे को, तो मेन रोड पे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आपको पता लग रहा है कि घर के बगल में, ठीक है, मान लो, ठीक है, घर के बगल में कोई बियर बार है, तो तुम परेशान वो वाले लोग आके अपनी बाइक और अपनी गाड़ियां आपके घर के बाहर लगा जाते हैं, तो परेशान। तो भाई पहले देख लेता, कुछ प्री कंडीशंस तो होनी चाहिए ना, कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ घर लेना है, कहाँ घर नहीं लेना। तो ये प्री कंडीशंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बाद में परेशान होते रहो, फिर क्या है, बेचो फिर, और क्या करोगे, नुकसान। क्या मतलब निकला? तो इसीलिए बोल रहा है अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से। एक सेकंड, ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट्स देख लेते हैं। अरे आज अटेंडेंस नहीं लगाई, क्या हो गया भाई? कौन सी ट्रिप पे हो आज आप लोग? नाराज हो गए क्या हमसे? कोई रिप्लाई नहीं, सो रहे हो क्या? ऐसे नाराज मत होइए ना। चैट, मेरे को लगा कोई टेक्निकल ग्लिच है, चैट्स ऑफ हो गया अचानक से। और तो भाई किसी का रिप्लाई नहीं, हाँ अलग ही। अरे सो वो तो नहीं गए? क्लास स्टार्ट करने से पहले प्री कंडीशंस डिसाइड करनी पड़ेगी अब तो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। प्री कंडीशंस का कंप्लाइंस होगा भाई। 1 मिनट में रिप्लाई नहीं आया, क्लास एंड कर दूंगा मैं यहाँ पे। चलो बाकी लोग तो ध्यान दो, प्री कंडीशन 1 मिनट होते बता देना, क्लास सीधा एंड। अपन तो पढ़ेंगे प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्या है? अब ये प्री कंडीशंस के लिए किसने बोल रखा है सेम ऐसे? 210 नहीं। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आपको क्या चाहिए? प्री कंडीशंस। Preconditions for an audit may be defined as the use by the management of an acceptable financial reporting framework. सबसे पहला क्या है? Use by of an management, used by the management, by management, used by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statement. पहली कंडीशन क्या है? कि क्या आपने मेरे पास आए ऑडिट करवाने के लिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऑडिट करेंगे। अकाउंट्स बना रखे आपने प्रॉपर? बोले नहीं नहीं नहीं, अकाउंट्स तो हमने बनाए नहीं, वो आप ही बनाओ। मैं कहा अबे क्या, अबे बच्चे बैठे यहाँ पे, नहीं तो बताता मेरे को। बोले क्या चल रही है, मजाक लगा रखा है क्या तुमने भाई? हाँ अकाउंट्स ही बना के नहीं ले गए तुम, ये क्या क्या मजाक लगा रखा है, ये ऐसे कैसे होगा? मैं नहीं कर सकता भाई, जाके अकाउंट कहीं और बनवाओ, ऑडिट करवाने के लिए मेरे पास ले आना, ठीक है? या हम सुनाओ भाई, इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले क्या है? यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक कंपनी आई मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए। कौन आई? कंपनी, है ना? कंपनी आती है, बोलती है सर, मैंने कहा अकाउंट्स बना रखे हैं? बोले हाँ हाँ ऑब्वियसली बना, ऑब्वियसली सर अकाउंट्स तो बनाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंस में बोली वो। मैंने कहा लाओ दिखाओ। तो मैंने जब अकाउंट्स देखे तो उसके अंदर बिल्कुल उन्होंने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बना रखा है। बट उन्होंने क्या, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दी। कौन सी वाली? वो 11वीं वाली। वो 11वीं वाली याद है क्या आपको? ट्रेडिंग, पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। अरे वो जो इसमें भी आता है, पार्टनरशिप में भी चलती है सेम। कंपनीज में चलती ही नहीं है भाई, कंपनीज में तो स्केड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। मैंने कहा भाई ये क्या है? मैंने कहा वेयर इज एसपीएल? बोले एसपीएल क्या होता है? अरे मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
मैं कहा सर पता नहीं आप कैसी बातें कैसी कैसी भाषा में बात कर, हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग और पीएनएल बनता है। अरे मैंने कहा ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनता भाई, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 की एप्लीकेबिलिटी आती है जिसके हिसाब से तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी होती है। वेयर इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट? बोले सर ये क्या है? मैंने कहा 11वीं ड्रॉप आउट है क्या तू? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा अब सब समझ आ गया। मैं 11वीं के बाद 12वीं की पढ़ाई कर लेता तो ये भी सीख लेता, तो समझ आई क्या बात? बोला मेरे को लगा सर मेरे को अकाउंट सीखना था, मेरे को लगा 11वीं में हो गया काम, अपन इंडिविजुअल है, अपन ने सीख ली, अपन को लगा आ गई, ठीक है, बाकी पार्टनरशिप अपने को किसी से करनी दी थी। मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा। समझ आए कि नहीं आई बात? तो आपको समझ आया, पहले केस में तो दे डोंट हैव अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं है। दूसरे केस में दे हैव देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, नॉट कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, दे आर नॉट इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, तो दे शुड बी in compliance with applicable FRF, financial reporting framework, in the preparation of financial statements. समझ आएगा? And the agreement of management and where appropriate TCWG with governance of the to the premise on which audit is conducted. और अब हम डिसाइड करेंगे मैनेजमेंट और TCWG के साथ मिलके कुछ ऐसी प्रेमाइसिस जिसके ऊपर ऑडिट कंडक्ट करी जाएगी। अब ये प्रेमाइसिस का मतलब ये मत समझना कि आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो कि अच्छा इस बिल्डिंग में मैं ऑडिट करूँ, ऐसा नहीं। प्रेमाइस मतलब फाउंडेशन, मतलब बेस, ठीक है, जो कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि देखो, सुनना मेरी बात, कि देखो आपकी कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, तो हम लोग जो ऑडिट करेंगे, ठीक है, वो साल में 4 बार ऑडिट करेंगे या 5 बार ऑडिट करेंगे, 6 बार ऑडिट करने के लिए आएंगे। क्वार्टर रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले, क्योंकि हमें क्वार्टर रिपोर्ट 15 दिन में, क्वार्टर एंड होने के 15 दिन में आपको देनी पड़ती है, तो क्योंकि हमें 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वार्टर ऑडिट के लिए जैसे ही क्वार्टर एंड हो जाएगा इमीडिएटली 7 डेज के अंदर अंदर हम लोग, मतलब हम लोग स्टाफ को भेज देंगे, क्वार्टर एंड होते ही 7 डेज के अंदर अंदर वो रिपोर्ट बना के आपको दे देगी। तो और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे तब। सेकेंड क्वार्टरली तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो हमारी फाइनल रिपोर्ट आएगी वो इतने इतने दिनों में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ब्रांच ऑडिट हम नहीं करेंगे, तो आप किसी और से करवा लेना, मुझे ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट इस टाइम पे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको पहले से बतानी पड़ेगी। तो क्या मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अदर पीपल जो हो गए ना मैनेजमेंट के अलावा, ठीक है, तो टीसीडब्ल्यूजी जो ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, ओके, तो उनके साथ अग्री करना पड़ेगा कि क्या वो मेरी प्रेमाइस को, मेरे जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फाउंडेशन है ऑडिट करने से पहले, क्या वो उसके ऊपर अग्री करने के लिए तैयार है। समझ आई बात? तो मैं उनको क्या बता रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं कि हम कब कब कैसे कैसे किस तरीके से ऑडिट करेंगे। चालू नहीं करिए, हमने वो कंडीशंस बताई है कि हम ऑडिट करने आएंगे, बट हमें ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए पहले। अगर आप ये कंडीशंस कर सकते हो तो ये डिसाइड कर लेते हैं और इन बातों को इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। समझ आया क्या? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर भाई समझो, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑडिट एंगेजमेंट का जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। सो भाई टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लाइक एन अग्रीमेंट। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब यहां पे अग्री कर लिया अपन ने। इस अग्रीमेंट से पहले मैंने अपनी कंडीशंस रख दी कि एक तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होने चाहिए एफआरएफ के हिसाब से, प्लस ठीक है कि हमारे कुछ प्रेमाइसेस हैं, हमारे कुछ बेस हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं कि ये काम आप करके दोगे हमें, तो वो काम आप करके ही दोगे। समझ आ गया? अगर वो कंडीशंस पूरी आप करते हो, मानते हो, तो लेट्स डिसाइड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर अपन ये बातें इंक्लूड कर लेंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अभी समझ आ गया अच्छे से? बोलो जल्दी से। तो यहां पे बोलता है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में बी डिफाइंड एज। अब प्री कंडीशंस क्या है ऑडिट की, ठीक है, अब देखना इसमें, यूज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो हो गया एक पॉइंट। और दूसरा है अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रेमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड।
ठीक है, तो अग्रीमेंट करेगी मैनेजमेंट पहले, टीसीडब्ल्यूजी पहले, कि मैं ऑडिट जो करूंगा वो किस बेस पे करूंगा, क्या बेस होगा, ठीक है, क्या प्रेमाइस होगा, क्या कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस डिसाइड करके बताना है कि मैं इतने टाइम में ऑडिट करूंगा, इस ड्यूरेशन में ऑडिट करूंगा, तब तक आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करोगे, ये सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे चाहिए कंपनी की तरफ से, ये सारे के सारे एविडेंसेस हमें चाहिए, ये ठीक है प्रेमाइस है जिसके ऊपर ऑडिट कंडक्ट करी जाएगी। समझ आ गया? और जब ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी, अग्री हो जाएगी, तो आप इनको रिटर्न के अंदर किस में इंक्लूड कर लोगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। समझ आ गया क्या? बोलो। तो ये है ऑडिट के अपॉइंटमेंट से पहले करी हुई बातें, ऑडिट के अपॉइंटमेंट से पहले करी हुई बातें। क्या चैट ऑफ है क्या? देखो ना चैट। यहां से ऑफ थी क्या चैट? ओहो, चैट से ऑफ थी भाई, इनकी गलती नहीं है, बुरा लगा हमें जान के। चलो कोई ना, देखो मैंने तभी तो बंद नहीं करा था, नो डाउट। यार आज नई चीज ध्यान आ गई। गुड मॉर्निंग। इनकी भी क्या ही गलती थी यार, मासूम से बच्चे। चलो। हाँ, ये तो प्री कंडीशन पूरी कर रहे थे। चलो समझ आ गया क्या? जल्दी बताओ। अब ये प्री कंडीशंस एस्टैब्लिश कल करेंगे, ओके, और फिर कल से ऐसे 210 चालू कर रहे हैं। सो फाइनली हम ऐसे इसकी, ठीक है, रास्ते पे चल पड़े, और इसके साथ टाइम भी अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो किसी को डाउट आउट तो है नहीं? है क्या किसी को? है क्या? अरे मतलब ऐसे ऐसी कोई बात नहीं भाई, ऐसे है तो बता दो। नहीं है? चलो ठीक है। हाँ, इनोसेंट, बड़ा दुख हुआ मुझे।